हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड है राजा किसान और नगर। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 3 नंबर के और 8 नंबर के। 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके लाइव क्लास में करा दिए हैं। अगर आपने लाइव क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाके लाइव वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सेक्शन बी जो आता है आपका 3 नंबर का आता है, सेक्शन सी आता है वो 8 नंबर का आता है। ठीक है, तो 3 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन की यहाँ पे आपको तैयारी कराने वाला हूँ। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, आराम से पढ़ सकते हो। तो गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद आपके सामने वेबसाइट आएगी, तो आप यहाँ पे जाके ठीक है क्लास 12th में जाओगे। उसके बाद जैसे आपको हिस्ट्री के नोट्स पढ़ने हैं तो आप हिस्ट्री पे जाओगे। फिर इसके बाद आपके सामने ऐसी टेबल आएगी, चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ने हैं तो आप यहाँ से पढ़ो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ने हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर वाले और 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपको इस वाले सेक्शन में मिलेंगे। अगर आपको मैप देखने हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, और इमेज वाले क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ देख सकते हो। ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर को देखना और चैप्टर को समझना। अगर आपने चैप्टर को नहीं देखा, चैप्टर को नहीं समझा, तो फिर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से आप पास ही हो पाओगे, ज़्यादा आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय तक याद नहीं रह पाता ना। अगर आप चैप्टर देख लोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद रहेंगे, लेकिन अगर आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जा रहे हो, चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपको याद रखने में दिक्कत होगी। तो सारे चैप्टर करा रखे हैं, सारे चैप्टर के एमसीक्यू लाइव क्लास में करा रखे हैं। आप ये सारी वीडियो देख रहे हो ना, ये सब लाइव क्लास में करा रखे हैं मैंने, तो आप इनको जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की आपको प्रमुख विशेषता बतानी है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य जो था इसके प्रशासन को समझते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो था वो 5 उसके प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, सबसे पहले तो उसकी राजधानी थी जो कि पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मेन जो उसकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी। इसके अलावा 4 और अन्य प्रांत थे जहां से शासन व्यवस्था चलती थी। तक्षशिला हो जाएगा, उज्जैनी हो जाएगा, तोसली हो जाता है, स्वर्णगिरी हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से इनका प्रांतीय केंद्र थे, यहाँ से इनका शासन व्यवस्था चलती थी, और मेन इनकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। सिंपल है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, बहुत ही मजबूत साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में अशोक वगैरह उसके उत्तराधिकारी आते गए। ठीक है, बहुत लंबे समय तक तो नहीं चला साम्राज्य, लेकिन जितने समय तक चला सही चला। तो साम्राज्य के संचालन के लिए यदि हम देखें तो साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी, ठीक है, भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन बना रहता था, यानी दोनों जगह का यूज करते थे। यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था की जाती थी। सेना सुरक्षा के लिए प्रमुख माध्यम होती थी। सुरक्षा कौन करती थी? सेना करती थी इनकी। सैनिक गतिविधियों का भी संचालन होता था। यहाँ पे एक सैनिक गतिविधि के लिए एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी। ये आपसे एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है, और क्या था भाई? और देखिए, इनमें से एक समिति का काम होता था नौसेना का संचालन करना। ठीक है, नौसेना का संचालन एक समिति करती थी। दूसरी समिति जो थी वो यातायात और खान पान की जो व्यवस्था है उसको देखा करती थी। तीसरी जो समिति थी वो पैदल सैनिक का संचालन करती थी। चौथी समिति जो अश्वारोही यानी जो घोड़े वाले जो सैनिक वगैरह होते थे उनकी देखभाल करती थी। पांचवी जो समिति थी वो रथरोही यानी रथ चलाने वाले जो थे उनको देखती थी। और छठी समिति जो थी वो हाथियों का संचालन करती थी। तो इस तरीके से इनकी सेना का और इनकी व्यवस्था का संचालन होता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। सिंपल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर अपने विचार आपको देने हैं। तो पहले तो राजनीतिक बताऊंगा, फिर आपको आर्थिक बताऊंगा। ठीक है, तो राजनीतिक देखते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा कि 5 राजनीतिक केंद्र थे, ये पढ़ा था ना, राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसके अलावा 4 अन्य थे। ठीक है, ये हमें दोबारा नहीं पढ़ना। फिर क्या था, इनका जो शासन था ना वो पश्चिमोत्तर में, अगर हम इस तरीके से मैप बनाते हैं तो जो पश्चिम है, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान से पाकिस्तान का बलूचिस्तान होते हुए, ठीक है, यहां तक फैला हुआ था, यानी यहां तक इनका शासन फैला हुआ था। इनके पास एक मजबूत सैन्य व्यवस्था थी, इनकी सेना जो थी वो काफी मजबूत थी। इनके पास एक बहुत बेहतर गुप्तचर व्यवस्था थी, यानी गुप्तचर प्रणाली थी, और उसमें महिलाओं दासियों का भी यूज किया जाता था गुप्तचर के रूप में। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी। समिति का क्या काम था और उप समिति का क्या काम था, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ठीक है, ये तो थी इसकी राजनीतिक। अब बात करते हैं इनकी आर्थिक उपलब्धियों की।
आर्थिक उपलब्धि यानी इनके आर्थिक क्या क्या कार्य थे, तो सोने की खदानें थी इनके पास, शिल्प कला का काम करते थे, कृषि भी करते थे, व्यापार भी होता था, मूर्ति का निर्माण भी होता था। तो ये सब इनकी आर्थिक उपलब्धियों में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट सारे हेडिंग आपको बना दिए, आपको बस पेपर में थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देना है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे भारत का जो इतिहास है, ठीक है, प्राचीन भारत का जब हम इतिहास पढ़ते हैं यानी कि एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें अशोक जो है, ठीक है, उसको एक महान सम्राट माना जाता है। अशोक के योगदान पे आपको चर्चा करनी है। तो देखिए, अशोक, अगर हम अशोक की बात करें तो आरंभिक भारत का सबसे मतलब प्रसिद्ध उसको शासक के रूप में देखा जाता है। अशोक ने क्या करा था, कलिंग विजय करी थी, यानी कलिंग को जीता था। आज के समय में कलिंग जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए जो संदेश छपवाए थे, वो जो प्राकृतिक पत्थर होते हैं या पॉलिश किए हुए जो स्तंभ होते हैं उस पे लिखवाए थे। यानी पहला सम्राट था जिसने संदेश को प्राकृतिक पत्थरों पे, पॉलिश किए हुए पत्थरों पे लिखवाया। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। ठीक है, धम्म का प्रचार। अब ये धम्म क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए, धम्म के तहत क्या था, धम्म के माध्यम से बड़ों के प्रति आदर करना चाहिए, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति हमें उदारता व्यक्त करनी चाहिए, दासों के साथ हमको उदार व्यवहार करना चाहिए, दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये सारी बातें धम्म के अंदर थी। ठीक है, धम्म का मतलब धर्म नहीं, कुछ नैतिक कर्तव्य थे मनुष्य के जो उसको करने चाहिए, ये बातें थी। फिर अशोक के अभिलेख से हमको पता लगा है, ये सारी चीजें हमको अशोक के अभिलेख से पता लगा है कि मौर्य साम्राज्य में जो शासन चलता था उसके 5 प्रमुख केंद्र होते थे, जिसमें से एक राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अशोक ने क्या करा, अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अखंड का मतलब है टूटने से बचाना, यानी इसका जो साम्राज्य है उसको टूटने से बचाना अखंड कहलाएगा। तो अशोक ने धम्म का प्रचार किया, और धम्म का प्रचार करने के लिए जो महामात नामक अधिकारी थे उसकी नियुक्ति करी। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में महामात नाम के अधिकारी जो थे उसके बारे में पूछा जाता है कि ये महामात अधिकारी जो थे ये क्या काम करते थे, तो ये धम्म का प्रचार करते थे। किसने नियुक्त किया था, अशोक ने नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिलेख क्या होते हैं और इतिहास लेखन में इनका क्या महत्व होता है और इनकी सीमाएं क्या है, यानी इनकी लिमिटेशन क्या है, ये हमको देखना है। तो देखिए, अभिलेख जो है वो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते थे। ठीक है, और इतिहास लेखन में इनका बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये साक्ष्य का एक स्रोत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अभिलेखों के द्वारा ही जो अभिलेख शास्त्रीय होते हैं वो बीते हुए काल की, यानी उस समय की, जिस काल का अभिलेख है उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी, भाषा का पता लगा लेते हैं, राजाओं के नाम पता लगा लेते हैं। ठीक है, अभिलेख की तिथि, यानी किस तिथि में अभिलेख लिखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें तिथि लिखवाई जाती थी, वो पता लगा लेते हैं। और अभिलेख का संदेश और उसकी क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी चीजें पता लगा लेते हैं। इसलिए अभिलेख जो है इतिहास के बारे में जानने के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशन होती है। ज्यादातर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, इसकी सीमाएं बताइए। तो देखिए, कुछ ना अभिलेखों में कमियां भी होती है। कमियां क्या होती है कि अक्षर जो है ना वो समय के साथ हो सकता है हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए हों और हल्के हो गए हों। अभिलेख कई बार टूट जाते हैं, टूट जाने के कारण अक्षर हमें नहीं मिलते, लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी अभिलेख में लिखा हुआ मिल तो जाता है, लेकिन उसका वास्तविक क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, ये नहीं पता लग पाता है। ठीक है, अभिलेख की भाषा कभी कभी समझ में नहीं आती है। और अभिलेख की सबसे बड़ी जो कमी है उसमें जो डेली लाइफ का जो जीवन होता है लोगों का, जो रोजमर्रा का जीवन था उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि अभिलेख को लिखवाने वाला कौन, राजा, राजा लिखवाता था। तो ज्यादातर अभिलेखों में राजा की उपलब्धियां, राजा की प्रशंसा, ठीक है, राजा का संदेश होता था। जो डेली लाइफ कैसी लोगों की होती थी वो थोड़ी अभिलेखों में लिखा जाता था। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है कि 6वीं शताब्दी, ठीक है, 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में जो मगध है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा। कैसे, अब यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में पूछ लेते हैं। ये जो मगध है ये सबसे ताकतवर महाजनपद कैसे बन गया था, इसके क्या कारण थे, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कारण थे। मगध जो है इसकी भूमि जो थी बहुत उपजाऊ थी। ठीक है, ये है, लोहे की यहाँ पे खदानें अवेलेबल थी, जंगल में हाथी उपलब्ध थे, नदियों के द्वारा यातायात होता था, यहाँ पे योग्य शासक थे जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया। तो ये कुछ इसके क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे जो आपको पेपर में लिखने हैं। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल साधारण, ऐसे ही आप लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अशोक के धम्म की विशेषता बतानी है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, अभी हमने धम्म के बारे में पढ़ा था, तो चलिए धम्म को देखते हैं। धम्म का मतलब है बड़ों का सम्मान करना। ये नैतिक कर्तव्य है, यानी कि मनुष्य के नैतिक कर्तव्य है जिसका मनुष्य को पालन करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना, अहिंसा का पालन करना, दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना, ठीक है, ये सारी बातें इसमें बताई गई थी। नेक्स्ट है कि मेगस्थनीज जो था उसके विवरण जो है, उसके अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन की क्या व्यवस्था थी। मेगस्थनीज भारत आया, उसने मौर्य साम्राज्य को देखा, उसके बारे में उसने वहां पे जो सैनिक गतिविधि थी उसके बारे में लिखा। तो देखिए क्या क्या लिखा। मेगस्थनीज लिखता है कि सैनिक गतिविधियों का संचालन जो है उसके लिए एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी, जो हमने अभी पढ़ लिया था स्टार्टिंग में। और इन सभी समितियों का जो काम था वो पहले से डिवाइड था। सेना में सभी प्रकार के सैनिक होते थे, नौसेना भी थी, ठीक है, जो पानी वाली सेना होती है, और पैदल सेना भी थी, जो घोड़े पे बैठते हैं सैनिक, वो सेना भी थी। सेना में हाथी का प्रयोग भी होता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी है मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत। मौर्य साम्राज्य के बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है, इतिहासकारों को जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अशोक के सिक्कों से जानकारी मिलती है और अभिलेखों से जानकारी मिलती है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, चाणक्य उसी मौर्य काल के हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है जिसमें राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था बताए गए हैं, राजनीतिक सिद्धांत बताए गए हैं, इससे हमको पता लगता है। मेगस्थनीज जो इंडिका जो बुक लिखी है उससे पता लगता है। जैन और बौद्ध साहित्य उस काल के जो मिले उससे पता लगता है हमें, ठीक है, तो इन सभी से हमको पता लगता है, जानकारी लगती है। भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं पे चर्चा कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अभिलेखों की साक्ष्य सीमा के बारे में बताना है, ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के आपसे पूछ लेते हैं। तो अभिलेख पूरे नहीं मिलना, अभिलेख टूट जाना, अक्षर हल्के हो जाना, अभिलेखों का पढ़ा ना जाना, अभिलेखों का अर्थ ना समझ आना, बहुत सारे पॉइंट आप यहाँ बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो देखिए जितने भी प्राचीन भारतीय महाजनपद मिले हैं उसकी मुख्य विशेषताओं में सबसे पहला तो ये है कि ये जो महाजनपद होते थे यहाँ पे जो शासन होता था वो राजा का होता था। किसका शासन होता था? राजा का शासन होता था। इनकी अपनी एक राजधानी होती थी, यानी हर महाजनपद की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी, और राजधानी जो होती थी उसको किले से घेरा जाता था। क्यों किले से घेरा जाता था? ताकि राजधानी की सिक्योरिटी की जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? कोई 3 बिंदु आपको बताने। तो देखिए अभिलेख से उन लोगों की उपलब्धियों के बारे में पता लगता है, क्रियाकलाप के बारे में पता लगता है, ठीक है, उनके विचारों के बारे में पता लगता है जो उसको बनवाते हैं। मान लो अभिलेख को कौन बनवा रहा है? राजा बनवा रहा है, और लिखने वाला कौन सा है? उसका दरबारी होगा, उसका कर्मचारी होगा, ठीक है, उसका कर्मचारी मान लो। तो वो राजा की उपलब्धियों के बारे में लिखेगा, राजा ने यहाँ पे युद्ध लड़ा, ये युद्ध जीता, उसकी प्रशंसा लिखेगा, राजा बहुत ताकतवर था, राजा बहुत शक्तिशाली है, राजा बहुत दयालु है, इस तरीके की चीजें लिखेगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी के बारे में लिखेगा। और इसमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो धार्मिक संस्था होती थी उसको दिया गया जो दान था उसका ब्यौरा भी मिल जाता है कि धार्मिक संस्था, कोई मान लीजिए मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें राजा ने कितना पैसा दिया, आम महिला पुरुषों ने कितना पैसा दिया, उनका जो दान है उसका पूरा रिकॉर्ड उसमें लिखा जाता था, ठीक है। फिर क्या है, अभिलेख में हम निर्माण की तारीख का पता लगता है। अभिलेख से हमको, ठीक है, हमें जो अभिलेख किस समय लिखा गया है उसकी तारीख का पता लग जाता है, और क्योंकि उसमें तारीख जो है वो उत्कीर्ण की गई होती है, यानी खुद ही होती है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है दैविक राजा प्रथा क्या थी, और इसका क्या अर्थ है आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए कुछ राजा ऐसे होते थे जो अपने आप को देवतुल्य यानी देवता के समान दिखाने का प्रयास करते थे, ठीक है, अपने आप को देवता के समान दिखाते थे। कुषाण राजा ऐसे थे कुछ, उन्होंने मंदिरों में क्या करा, अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा ली, यानी भगवान की मूर्ति तो है उसके साथ में अपनी भी मूर्ति लगवा ली, यानी अपने आप को देवता के बराबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शासक खुद को दैविक राजा दिखाने के लिए भी ऐसा करते थे, यानी वो अपने आप को दैविक राजा कहते थे, और ये कहते थे भाई हमें तो राजा बनने के लिए ही हमने जन्म लिया है, इस तरीके की चीजें, हमें ईश्वर ने भेजा है, इस तरीके की बातें। अपने नाम के आगे कुछ तो देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, यानी अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे, ठीक है, देवता के पुत्र के समान माना जाएगा, इस तरीके से ये जो प्रथाएं होती थी।
अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की कृषि से रिलेटेड कोई 3 विशेषता बतानी है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य में खेती में फसल यानी जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग होता था। ठीक है, बारिश वाले क्षेत्र में लोहे की फाल वाले हल का इस्तेमाल किया जाता था। लोहे की फाल जिसमें होती थी वो ज़्यादा नुकीली होती थी, ज़्यादा गहराई तक जो गीली मिट्टी है उसको खोद सकती थी। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहर से पानी लिया जाता था। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य में कृषि होती थी। ठीक है, तो कृषि की विशेषता आपको ऐसे बतानी है। भारतीय इतिहास में सिक्कों का महत्व जो है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो देखिए, सिक्के का इस्तेमाल व्यापार को आसान बनाने के लिए किया गया था। पहले क्या होता था, जब सिक्के नहीं थे तब लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, यानी विनिमय करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। जैसे मान लो मुझे साबुन खरीदनी है, मैं दुकान पे जाऊंगा, मेरे पास कुछ गेहूं या चना है, मैं लेके जाऊंगा, दुकान वाले को दे दूंगा और वो मुझे साबुन दे देगा। या दो व्यक्तियों को जो आपस में जिस चीज़ की जरूरत होती थी वो एक्सचेंज कर लेते थे। तो ये था। बाद में सिक्के आ गए, धातु की मुद्रा आने लगी, तो उसकी वजह से व्यापार जो है वो आसान हो गया पहले से। अब ज़्यादा आपको सामान लेके नहीं जाना है। ठीक है, चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे, जो पीट पीट कर धातु को बनाए जाते थे। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजा जो होते थे उन्होंने जारी किए थे। और सोने के सबसे जो बेहतरीन सिक्के थे ना, वो जो गुप्त शासन काल आया था उसमें चलाए गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिक्कों का महत्व यहाँ पे बताना था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में यानी साउथ में, ठीक है, आप देखोगे मैप में जो दक्षिण भारत है ये वाला हिस्सा, तो दक्षिण भारत में जो उभरी सरदारी थी उसके बारे में आपको कोई 3 तथ्य बताने हैं। तो दक्षिण भारत में चोल हो गया, चेर हो गया, पांडे हो गए, ये कुछ सरदारियां थी जिनका अपना अपने क्षेत्र में शासन होता था। और ये बहुत समृद्ध राज्य होते थे। जहां पे भी चोल की बात आ जाए ना तो आप मंदिर से जोड़ देना, क्योंकि चोल राजाओं ने बहुत मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार के द्वारा टैक्स जुटाते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे। इनकी जानकारी अपने को कहाँ मिलती है, तमिल जो संगम ग्रंथ है, तमिलों का जो ग्रंथ है तमिल भाषा में, उस ग्रंथ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जो लंबी दूरी की यात्रा होती थी उससे ये टैक्स इकट्ठा करते थे, उससे इनको पैसा मिलता था, राजस्व मिलता था। तो यहाँ पे अपने जो चैप्टर नंबर 2 था इसके सारे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। क्वेश्चन आपके पेपर में यही आएंगे, लेकिन लैंग्वेज हो सकती है थोड़ी बहुत घुमा दे, लेकिन क्वेश्चन को देख के आपको समझ में जरूर आ जाएगा कि भाई कराया हुआ है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और अच्छे से आंसर करना। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं 2-2 4-4 5-5 दिन तक रिप्लाई नहीं करता, पर मैं करूंगा रिप्लाई जरूर। तो आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, पसंद आई है तो कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।